हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम अब तक लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों की बात कर चुके हैं। 5 और 6 के प्रश्न चल रहे थे। इससे संबंधित हमारे पास वीडियो आ चुके हैं 4, और आज हमारे पास ये 5वां वीडियो इससे संबंधित। जल्दी हम इस सीरीज़ को फिनिश करने वाले हैं। 1 या 2 वीडियो आपके पास और अवेलेबल होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं और ये रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। तो पर्याप्त है इतना, आपको ये बस इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन इस टाइप का आने वाला है, क्योंकि प्रश्न सोल्व करने का कोई अर्थ नहीं होता है। यदि आपको टाइप्स पता है कि हमारे पास इस तरीके का प्रश्न आने वाला है, तो हम उस तरीके को, उस मेथड को जानना चाहेंगे कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस करना सीख जाएंगे, तो फिर तो क्वेश्चन कैसा भी हो हम कर लेंगे। तो चलिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास सर्कल में सेंड कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तेरह प्रश्न हमारे पास अब तक सोल्व हो चुके हैं। 14 प्रश्न है, कह रहा हल कीजिए कि x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ये हमारे पास 14 क्वेश्चन अवकल समीकरण का है, इसे हल करना है। तो अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए हम पहले से सरल करेंगे। x को गुणा करेंगे dx के साथ तो x dx, और y के साथ करेंगे dy के साथ तो माइनस का x dy, फिर y के साथ में करेंगे तो y dx और माइनस में y dy इक्वल टू dx प्लस में dy। अब dy के पदों को एक तरफ और dx के पदों को हम दूसरी तरफ रखते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा x dx प्लस में y dx माइनस का dx इक्वल टू dy माइनस का y dy और प्लस में x dy। सॉरी, माइनस का y dy इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ dx कॉमन लिया हमने, तो x प्लस में y माइनस 1, और इधर देखते हैं हम तो यहाँ पर dy कॉमन लेते ही ये आपके पास बन जाएगा x प्लस में y और प्लस में 1। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं dy बाई dx, तो x प्लस वाई प्लस 1 का भाग दे देंगे इधर, तो x प्लस में y माइनस 1 में भाग लग जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 का। और आगे इसे सरल करने के लिए हम x प्लस वाई को t मान लेंगे, कि माना x प्लस वाई इक्वल टू टी, क्योंकि पृथक्करण वैसे तो होगा नहीं तो हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इसमें। तो हो जाएगा 1 प्लस में dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो 1 से हमको क्या मिल जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ तो, और उस बाकी x प्लस वाई की जगह पर t माइनस 1 और नीचे t प्लस 1। अब 1 को इधर ले आएंगे हम, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और प्लस में 1। सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टी प्लस 1, तो टी माइनस 1 और प्लस में टी प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2t अपॉन टी प्लस 1। ये आपके पास dt अपॉन डी एक्स है, अलग अलग कर देंगे हम इनको, तो t प्लस 1 इंटू डी टी बाई टी, और इधर हो जाएगा 2dx, और t का हम इसमें यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू 2dx। इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो ये 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन है वो log t हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2x, और आप चाहें तो अचर राशि c भी यहीं ऐड कर सकते हैं। t की जगह हम वैल्यूज पुट कर देंगे x प्लस वाई और प्लस में log x प्लस वाई, जहाँ t था वहाँ हमने मान रख दिया है। अब यहाँ से एक x कट जाएगा, इस 2x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y माइनस में x और प्लस में log x प्लस वाई।
और इक्वल टू सी, ये हमारे पास मान आ जाएगा। ये समीकरण का हल है। ठीक है, इस सी देखो कोई से भी पक्ष में जुड़ा हुआ हो सकता है, अचर राशि को आप कहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में हमारे पास वो है, इसी का अथवा कह रहा है हल कीजिए। फिर से आपको अवकल समीकरण मिली है कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 10x, और ये क्वेश्चन हमारे पास पीछे है वो सोल्व हो चुका है, इसलिए आप इसे दोबारा करेंगे। क्या हुआ है, कोस स्क्वायर एक्स का भाग देना है और फिर आपके पास रेखी का अवकल समीकरण बनेगी। तो आप करके देखेंगे इसे, क्योंकि पहले हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं करा रहे हैं। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जा चुका है पीडीएफ के तौर पे, और इनकी भी पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी, पूरे होने वाले हैं ये भी। तो नेक्स्ट एक और अथवा है आपके पास, कह रहा है अवकल समीकरण 1 प्लस में e की पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 प्लस में e की पावर x बाई वाई डी एक्स, और जो दूसरा है उसको हम इधर ले आते हैं, हो जाएगा डी वाई इंटू ई की पावर x बाई वाई और x बाई वाई माइनस 1। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, इसलिए x बाई वाई पॉजिटिव हो गया है और 1 नेगेटिव हो गया है। तो देखो ध्यान से देखें तो इनके जो अंश हैं आपके पास, यहाँ पे घातों को देखा जाए या इन पदों को देखा जाए ध्यान से, तो ये x बाई वाई की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर भी x बाई वाई जैसी फॉर्म बनाएं तो ये बनेगी डी एक्स बाई डी वाई। तो अब चेक करेंगे समघात अवकल समीकरण है या नहीं। तो उसके लिए इधर है आपके पास e की पावर x बाई वाई और x बाई वाई माइनस 1, तो इसमें भाग देंगे हम 1 प्लस e की पावर x बाई वाई की। अब देखिए सभी जगह पे आपको टोटल पद जो मिले हैं आंसर में जैसे भी लिखे हैं वो सभी शून्य घात वाले हैं, इसलिए तो ये एक समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण है तो हम क्या करते हैं, अंश वाला जो हिस्सा है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ अंश में x आ रहा है तो x को मान लेंगे v अपॉन वाई। यहाँ पे x आशी चर राशि है तो हमने इसको मान लिया है वी वाई के तौर पे। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इतना हमने माना, और मानने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ भी y के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये v हो जाएगा, और इसके अलावा सेकंड फंक्शन y और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी वाई। आप इस समीकरण 1 में इस मानों को रख दीजिए। तो समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पर, तो वो हो जाएगा v प्लस में y डी वी बाई डी वाई, ये डी एक्स अपॉन डी वाई का मान है, बराबर में e की पावर x अपॉन वाई, तो e की पावर हो जाएगी v, फिर हो जाएगा v माइनस 1 और नीचे 1 प्लस में e की पावर v। इस v का पक्षांतरण करेंगे तो y और डी वी बाई डी वाई, इधर v e की पावर v माइनस e की पावर v और नीचे 1 प्लस e की पावर v माइनस v। इसे सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस e की पावर v होगा, v e की पावर v माइनस e की पावर v माइनस में v और माइनस में v e की पावर v। ये वैल्यूज कट जाएंगे आपके पास। शेष क्या बचा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस में e की पावर v प्लस में v कॉमन ले लेंगे हम, और बटे में 1 प्लस में e की पावर v। अब हम पृथक्करण कर सकते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 प्लस e की पावर v अपॉन e की पावर v प्लस v इंटू डी वी, और इधर होगा माइनस में डी वाई अपॉन वाई। अब पृथक्करण हो गया है तो समाकलन किया जा सकता है, तो हम दोनों साइड से समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो यहाँ नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये समाकलन किस में आ जाएगा, लॉग में, पढ़ा है हमने ऐसा। तो e की पावर v प्लस में v, ये तो इधर का समाकलन हो गया, ये हो गया log y माइनस में, और फिर अचर पद को भी हम log में ही लिख देते हैं, log c। तो ये बन गया log e की पावर v प्लस v इक्वल टू, ये माइनस में log y है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में log y हो जाएगा और log c, या फिर log y e की पावर v प्लस में v इक्वल टू log c। एंटी लॉग लेंगे हम तो y e की पावर x बाई वाई, v की वैल्यूज पुट कर दी है मैंने x बाई वाई, और इधर एंटी लॉग लेने पर केवल c बचेगा, तो log हट जाता है एंटी लॉग लेने पर। तो आपके पास इक्वेशन से आ गई y e की पावर x बाई वाई और प्लस में x इक्वल टू c।
ये आपके पास हल आ गया है दी गई अवकल समीकरण का। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 3D से है, यानी रेखा में समतल से, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे खूब सारे करा दिए। कह रहा है 2 रेखाएं मिली हैं आपको, उनके मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो मान है इसे हम A1 वेक्टर के रूप में, और ये जो मान है इसे हम लिखते हैं B1 वेक्टर के रूप में। ऐसे ही आगे दूसरी क्वेश्चन है, उसमें हम इसे A2 वेक्टर, और आगे म्यू का जो गुणांक है उसे हम B2 वेक्टर कहते हैं। जब हमें A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और B1 वेक्टर, B2 वेक्टर के बारे में पता हो तो फिर न्यूनतम दूरी ज्ञात की जा सकती है A2 माइनस A1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके, किससे? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से, और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण का भाग दे दीजिए, ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, वो दूरी होगी न्यूनतम दूरी। करा चुके हैं बार बार क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज है 14.5 इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सबको करके देख लीजिए, सारे एक जैसे ही हैं तो हो जाएगा। सभी में फॉर्मूला यही लगाना है आपको। यदि आपको समीकरण है वो सममित रूप में मिलती हैं रेखाओं की, तो आप उन्हें किस में बदल लेंगे? सदिश समीकरण में बदल लेंगे, और उसके बाद में आगे उन्हें हल कर लेंगे। यहाँ देखिए एक और अथवा मिला है इसी का, कह रहा है कि बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और रेखाओं, 2 रेखाओं के समीकरण मिले हैं, उस पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आपके पास यहाँ पे रेखा है, माना हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई, यहाँ पर माना रेखा के दिक् अनुपात ABC हैं, तब प्रश्न से रेखा क्या करती है? x - 8/3, y + 19/16 और z - 10/7 एक रेखा का सममित रूप मिला है, तथा x - 15/3, y - 29/8 और z - 5/-5 पर लंब है। तो यदि इन 2 रेखाओं पर लंब है तो इनके दिक् अनुपातों के गुणा का योग क्या होगा? 0 होगा। तो हम इनके दिक् अनुपातों के गुणा का योग करें, 3 गुणा होगा a से, तो 3a पहली वाली रेखा के लिए, फिर -16b और प्लस में 7 से = 0, और दूसरी इक्वेशन के दिक् अनुपातों के साथ गुणा करके लिखेंगे तो 3a प्लस में 8b और माइनस में 5 से = 0। ये 2 हैं आपके पास समीकरण ABC में। हम इनको लाग्रांजे मेथड की सहायता से क्या कर लेंगे? सरल कर लेंगे। तो इनको हल करने पर लाग्रांजे विधि लगाएंगे, A, B और C। जैसे हमने व्रजगुणन विधि पढ़ी थी 10th क्लास में, वो पैटर्न है। हम A के लिए मान लिखेंगे तो A के एलिमेंट्स हैं उनको तो छोड़ देंगे, उसके अलावा B और C के गुणांक लिख देंगे एज इट इज़, -16, 7, 8 और -5। फिर हम किस पे आ जाएंगे? B पर आ जाएंगे। B पे आएंगे तो पहले C के गुणांक लिखेंगे 7 और -5, और फिर A के लिखेंगे 3, 3। B के बाद हम C पे पहुंचेंगे तो पहले A के लिख लेंगे 3, 3 और B के लिखेंगे फिर -16 और 8। इन्हें सरल कर देंगे। हम सरल करेंगे तो A/, एक हो जाएंगे 16 × 80 और 7, 8, 56। नेक्स्ट B की बात करें हम, 21 प्लस में 15। C की बात करें हम, 8 × 24 और 16 × 48 प्लस में। तो A और आपके पास नीचे 24, B 36 और C 72। अब आप देखें तो इन्हें इसी क्रम में और काट के छोटा किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा A/2, B/3 और C/6। ये जो मान हमारे पास ABC के नीचे लिखे हुए हैं, ये इनके क्या हैं? अनुपातिक संख्याएं हैं ABC के, और रेखाओं के दिक् अनुपात भी अनुपातिक संख्याएं ही होती हैं। तो आप रेखा के दिक् अनुपातों की जगह 2, 3 और 6 को काम में ले सकते हैं। इसलिए रेखा के दिक् अनुपात 2, 3, 6 के अनुपातिक होंगे। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, अनुपात असंख्य होते हैं, तो इसी गुणज के रूप में वो बढ़ते रहेंगे, आप जैसे चाहेंगे, लेकिन बेस यही रहेगा सभी का। अब
ये जो रेखा है जिसके द्विकोणपात 2, 3, 6 हमें मिले हैं वो एक बिंदु से गुजरती है। बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 1, 2 और -4। इसलिए 1, 2 और -4 से जाने वाली वह दिक् अनुपात 2, 3, 6 वाली रेखा का सदिश समीकरण पूछा गया है। क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा बी वेक्टर। यहाँ पर आपके पास ए यानी दिए गए बिंदु का स्थिति सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस में 4k कैप, वह बी वेक्टर दिक् अनुपातों से बनने वाला सदिश 2i कैप 3j कैप और प्लस में 6k कैप। बस रख दीजिए इन मानों को उठा के। इसलिए रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस में लैम्बडा बी वेक्टर की जगह 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 6k कैप, ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया है, यानी रेखा का सदिश समीकरण आ गया है। देखो एक ऐसा ही और भी पार्ट है हमारे पास अथवा में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो रेखाओं के समीकरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं, परस्पर काटती हैं। परस्पर काटने वाले क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर चुके हैं। भाई क्या करेंगे, पहली रेखा से XYZ के मान निकालेंगे, दूसरी रेखा से भी चर बिंदु XYZ के मान ज्ञात कर लेंगे। जब XYZ के मान बराबर रखे जाएंगे तो आपके पास यहाँ जो भी लैम्बडा और म्यू माने जाएंगे, तो लैम्बडा और म्यू में आपको 3 समीकरणें मिलेंगी। 2 को हल करके लैम्बडा म्यू का मान निकालेंगे और लैम्बडा म्यू के मान को उठा के तीसरी समीकरण में रख देंगे। यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी करने वाली होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए 16 कह रहे हैं निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकायों को भी हम हल कर चुके हैं, खूब सारे हो गए हैं। यहाँ पर सामने वाले पार्ट में भी क्या मिल रहा है, x, y और z आ रहे हैं आपके पास। इसलिए आप पहले इनको वापस समीकरण की फॉर्म में लिखेंगे और समीकरण फॉर्म लिखने के बाद किस में ले आएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में फिर से चेंज करेंगे। तो आप उसके बाद वही मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद x प्लस बी बनाने के बाद आगे सरल कर लेंगे। तो चेंज करके बता देता हूँ क्या करेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ XYZ से गुणा करेंगे तो 3x और प्लस में 3y बनेगा। दूसरा 2x प्लस में y बनेगा, z वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 4x प्लस में 2z बनेगा। ऐसे सामने वालों को हम जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 2y हो जाएगा, 4 प्लस z हो जाएगा और 4 प्लस में 3y हो जाएगा। 2 स्तंभ मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएंगी, दोनों की तुलना कर देंगे हम तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। 3x प्लस में 3y बराबर में 8 प्लस में 2y। ऐसे ही 2x प्लस में y बराबर 4 प्लस z और 4x प्लस में 2z बराबर 4 प्लस में 3y। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस का 2y प्लस में 3y बराबर में 8। ये हो जाएगा 2x प्लस में y माइनस का z बराबर में 4 और ये हो जाएगा 4x माइनस में 3y प्लस में 2z बराबर में 4। आप इन दोनों को सरल करेंगे तो यहाँ प्लस का y आपको मिल जाएगा। अब हम इससे वापस मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो XYZ के गुणांक है 3, 1 और z है नहीं तो 0। फिर दूसरी वाली समीकरण में से XYZ के गुणांक 2, 1, -1 और तीसरी समीकरण से XYZ के गुणांक 4, -3 और 2 और सामने इनके गुणा में होगी स्तंभ मैट्रिक्स चर बिंदुओं की और सामने होंगे आपके पास समीकरणों की वैल्यू। तो इसको कहते हैं A, ये कहलाता है x और ये कहलाता है B। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी AX = B। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं x = A इनवर्स B। तो बस A इनवर्स निकालना है, B के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको x मिल जाएगा। ये करके बता चुके हैं आपको A इनवर्स निकालना कैसे ज्ञात करते हैं और आगे गुणा करना। चलिए और देखते हैं हम आगे। तो ऐसा ही एक और आपके पास क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। यदि A = 2i मैट्रिक्स का ही है तो यहाँ से सबसे पहले हम A को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यूज पूछ सकता है, पहले चाहिए A -1 -2 और 3 2 1 -1 -3 1 0।
इसमें छुट जाएगा 2i। 2i का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश, यानी आप चाहें तो इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हो, 2 से गुणा करके 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 और 2, ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगी। और ए की ट्रांसपोज क्या बनेगी, तो ए की ट्रांसपोज क्या करना है, बस पंक्तियों के स्तंभ बनाना है, 1 -2 और 3 और 2 3 -1, इसके अलावा -3 1 और 2, ये ए ट्रांसपोज है। ए को ए ट्रांसपोज के साथ गुणा कर लीजिए, बस यही वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मान आपको दे रखे हैं 1 -2 3 2 3 -1 3 1 2, गुणा होगा किससे, 1 2 -3 -2 3 1 और 3 -1 और 2 के साथ। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए भाई। ए इनवर्स, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 1 + 4 + 9, उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 -6 और -3, फिर करेंगे तो -3, तीसरे स्तंभ से करेंगे तो -2 और +6। फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाइए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 2 -6 -3, फिर 2 और 2 4 + 9 + 1, उसके बाद 2 3 6 3 1 3 और -1 को 2 से करेंगे 2। उसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 -2 और +6, उसके बाद दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 +3 और -2, और लास्ट में आपके पास -9 +1 और +4। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। तो ये हो गया 14। नेक्स्ट वाले में 9 में से 2 गए, -7 हो गए यहाँ पे आपके पास, 5 6 1 हो गया है, 9 में से 2 -7 हो गए हैं, फिर से 14 बीच में, और यहाँ 6 2 8 में से 3 कम -5, फिर नेक्स्ट में 7 6 3 9 2 में से कम तो फिर 7 और 5 कम -4, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया है। ठीक है। 17वां कह रहे सिक्कों को इस प्रकार से अभिनीत किया गया कि सिक्के पर चित आने की संभावना पट आने की संभावना की 3 गुना है, यानी चित आने की जो भी आपको प्रायिकता मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4, यानी 4 पार्टीशन कर सकते हैं। तो एक पार्ट तो चिताने और पटाने के लिए हो जाएंगे, और 3 आपके पास चिताने की संभावनाओं में 3 गुना है। तो पटाने की प्रायिकता को थोड़ी देर के लिए आप P मान लेंगे, तो चिताने की प्रायिकता 3P होगी, और दोनों का योग आपके पास किसके बराबर होगा, 1 के। तो आपके पास P का मान आ जाएगा 1/4, तो फिर 3P कितना होगा, 3/4, यानी हेड आने की जो प्रायिकता है, या कहें तो चित आने की जो प्रायिकता है वो 3/4 होगी, जबकि टेल आने की प्रायिकता है वो 1/4 होगी। अब क्या कह रहा है, यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो यादृच्छिक चर x क्या कहलाएगा, पट्टों की संख्या यानी टेल प्राप्त होने की संख्या क्या क्या हो सकती है, 2 बार उछालने पर 0 मिल सकता है, 1 या 2, ये संभावित यादृच्छिक चर हैं, और इन सब के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। तो x = 0, यानी एक भी आपको क्या मिले, पट ना मिले, इसका मतलब है पहली बार में चित मिले और दूसरी बार में भी चित ही मिले। ठीक है, स्वतंत्र घटना होती है या स्वतंत्र परीक्षण होता है एक पासे को उछालना, तो ये प्रायिकता 3/4 गुणा 3/4, या कहें तो 9/16। नेक्स्ट Px = 1, यानी एक बार में आपको चित मिले और दोबारा में टेल, या एक बार में पहली बार टेल और दोबारा में हेड मिले। तो यहाँ से आपके पास जो मान आएगा वो दुगना हो जाएगा 2PHT के फॉर्म में। HT हेड या टेल आना स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PH और PT बन जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 2 × 3/4 और 1/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 दूनी 6/16। फिर एक और निकालना है Px = 2 के लिए, यानी दोनों बार में आपको चित प्राप्त हो जाए, तो ये हो जाएगा दोनों बार में पट प्राप्त हो जाए, पट आने की बात कर रहा है तो TT, तो यहाँ भी T और PT, तो 1/4 और 1/4, ये हो जाएंगे 1/16। तो ये प्रायिकता बंटन बन गया आपके पास, जो वैल्यूज़ ने बताई हैं, जिस तरीके से दी हैं आप टेबल बना सकते हो। उसके लिए 3 ही वैल्यूज हैं, ज़्यादा नहीं हैं, x और PI।
एक्सआई में 0, 1 और 2 प्रायिकता हमारे पास पहली तो मिली थी 9/16, दूसरी मिली 6/16 और लास्ट मिली 1/16। सबका योग करके देखिए प्रायिकताओं का। यहाँ पर आपके पास सिग्मा पी आई कितना बनता है 1, इसलिए प्रायिकता बंटन है। मिल गया आंसर। चलिए एक और पार्ट है, इसी में अथवा में कह रहा है 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3 और 1/4 है। समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता पूछी गई है। ठीक है, देखो पहले विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, दूसरे विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता कैसी है, मैंने बी नाम दिया उसको, वो 1/3 और तीसरे विद्यार्थी के द्वारा हल करने की प्रायिकता है वो 1/4 आपको दी गई है। तो इनके हल नहीं करने की प्रायिकता निकालें हम पी ए डैश या पी ए बार। तो पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस का पी ए, तो 1/2 में 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही आएंगे। पी बी निकालेंगे, 1 में से 1/3 निकाल देंगे, पी बी डैश आपके पास आएगा वो 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 2/3। और नेक्स्ट ऐसे ही पी सी डैश निकालेंगे, यानी सी के द्वारा हल नहीं किए जाने की प्रायिकता। तो 1 में से 1/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4। तो ये कुछ आपके पास मान आ गए। अब क्या कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है कि प्रायिकता, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता। अब कोई भी कर दे उसको, ए हल कर दे या बी हल कर दे या सी हल कर दे, तो प्रायिकता क्या होगी, ए द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता या बी द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता या सी द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता। इस कंडीशन में समस्या हल हो जाएगी। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी की हम बात करें तो सभी व्यक्ति अलग अलग हल कर रहे हैं तो अपने आप में स्वतंत्र हैं। वो तो सोचने की अंडरस्टूड है, ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है कि स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। एक सोच रहा है तो सोचने का दूसरे पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ऐसी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो ये मान जब हम निकालेंगे तो वो कहलाएगा 1 माइनस में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तीनों में से कोई भी हल नहीं कर सकता है। इस बात की प्रायिकता को एक में से घटा दो तो किसी एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 1 माइनस का पी ए डैश इंटू पी बी डैश और इंटू पी सी डैश। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं। एक व्यक्ति के सोचने पे हल करने पे दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखा गया यहाँ पे। अब जो चीज़ घटती है वो काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3/4। तो 3/4 या कहें तो 0.75 ये आपके पास प्रायिकता है कि समस्या हल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।